नमस्कार दोस्तों, एनके की मस्ती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आपका कल का जो एग्जाम है फिजिक्स का बच्चों, उसकी प्रिपरेशन करवा रहा हूं मैं बढ़िया तरीके से। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक, वो आराम से इस वीडियो को देख लेंगे तो उसके क्वेश्चंस को सही होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी बच्चों। तो मैं स्टार्टिंग से लेकर के पहले चैप्टर से लेकर के 7 चैप्टर तक आपके टर्म फर्स्ट में आएंगे। जो कल एग्जाम होगा सीबीएसई के स्टूडेंट है उसके लिए है बच्चों। ये फिजिक्स का जो है एग्जाम है, मैथ्स वाले भी और बायो वाले भी, दोनों के लिए कॉमन एग्जाम होता है आपका फिजिक्स का बच्चों। तो अपन क्या करोगे बच्चों, पहले चैप्टर से मैं स्टार्ट करा देता हूं। मैं पहला चैप्टर में आपका जो है कूलम्ब्स लॉ है बच्चों। कूलम्ब्स लॉ इंपॉर्टेंट है बच्चों। कूलम्ब का नियम क्या कहते हैं? कूलम्ब का नियम बच्चों, तो बच्चों कूलम्ब का नियम है आपके पास। क्या कहता है कूलम्ब का नियम? बहुत ध्यान से समझिए, आप समझ कर इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, बस आपका एग्जाम की प्रिपरेशन समझ लो हो गई। देखो बच्चों, आपके पास दो पॉइंट है, एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है बच्चों। एक Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, इनके बीच की दूरी r है। तो इस पर दोनों पर लगने वाला फोर्स है वो Q1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, Q2 के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनके बीच की दूरी के इनवर्सली और स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है बच्चों। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है बच्चों, प्रोपोर्शनल का निशान हटाओगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा एक आपके पास, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आपके पास कूलम्ब्स लॉ आ गया। जो दो चार्जों के बीच लगने वाला फोर्स है, अट्रैक्शन हो चाहे रिपेल हो। यहाँ पर टर्म्स आए हैं के Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, r इनके बीच की डिस्टेंस है, के एक कांस्टेंट है बच्चों। के एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है बच्चों। क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बच्चों, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू एक कांस्टेंट है बच्चों। ये एप्सिलॉन नॉट भी एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 8.85 गुणा 10⁻⁻12 होता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा जो के की वैल्यू अगर चाहते हो, के की वैल्यू 9 गुणा 10⁻9 होता है, 9 × 10⁻9। ठीक है बच्चों, यूनिट निकालेंगे, डायमेंशन निकालेंगे तो कैसे करेंगे? देखो बच्चों, वहां से फोर्स है, के की यूनिट निकालते हैं अगर, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम्ब स्क्वायर। ये इसकी के की वैल्यू यूनिट आती है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है बच्चों, के की यूनिट आपके पास आ गई। डायमेंशन निकालना चाहते हो, डायमेंशन निकालने के लिए फोर्स का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। तो फोर्स का क्या होता है? m1 L1 T-2 होता है, मीटर का L स्क्वायर होता है बटे में c कूलम्ब का I × T, तो A × T स्क्वायर है तो दोनों की स्क्वायर लगा दो। ठीक है बच्चों, ऊपर ले जाओ तो m1 और L3 हो जाएगा बच्चों ये, और T-4 हो जाएगा और A-2 हो जाएगा। ये डायमेंशन किसका हो जाएगा? आपका के का डायमेंशन अगर पूछता है तो आपसे ये बताओगे। ऐसी एप्सिलॉन नॉट का अगर डायमेंशन यूनिट पूछता है, कैसे करो बच्चों? आप देखो, एप्सिलॉन नॉट का निकालने के लिए उसका उल्टा कर दो, क्योंकि आप देखो के को क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो के एप्सिलॉन नॉट का अपोजिट है। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट की जगह आपकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों? कूलम्ब स्क्वायर बटे में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसकी डायमेंशन निकालना चाहते हो, कैसे निकलेगी? A × T और स्क्वायर है, दोनों के लगाओगे, m1 L1 T-2 L2। ठीक है बच्चों, अब जो है इसकी यूनिट निकाल लीजिए, डायमेंशन निकाल लीजिए, इसको ऊपर ले जाइए, कैलकुलेट कर लीजिए। समझ गए? वो बच्चों आपकी क्या आ जाएगी? डायमेंशन आ जाएगा। समझ गए बच्चों? इस प्रकार से आपसे छोटे छोटे क्वेश्चंस कहाँ बन सकते हैं। कूलम्ब का नियम लिखिए। कूलम्ब का नियम क्या होता है, किस किस पर डिपेंड करता है? कूलम्ब पर नियम, कूलम्ब का नियम है, उस पर लगने वाला फोर्स है, किस किस पर डिपेंड करता है बच्चों? Q1 चार्ज फर्स्ट चार्ज पर डिपेंड करता है, सेकंड चार्ज पर डिपेंड करता है, इनके बिटवीन डिस्टेंस पर डिपेंड करता है बच्चों। और चूंकि एक आपका जो है फोर्स है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसका डायरेक्ट सम नहीं कर सकोगे, वेक्टर सम करोगे बच्चों। वेक्टर सम करने के लिए क्या होता है? आपका दो फोर्स है आपके पास, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। ये नेट फोर्स आएगा। क्या आएगा बच्चों? नेट फोर्स। नेट फोर्स का फॉर्मूला है, यानी कि दो फोर्स आपके पास है। जैसे मैं आपको कहता हूं कि दो फोर्स है आपके पास, एक 6 न्यूटन का और एक बच्चों 8 न्यूटन का। इसके बीच जो है फोर्स लग रहा है, एक इधर है और एक इधर, एक डायरेक्शन ये है, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालो, है ना? परिणामी जो फोर्स क्या होगा बच्चों? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इनके बीच के जो है एंगल को नापना पड़ेगा, 90 डिग्री है बच्चों, तो इसमें वैल्यू रखनी पड़ेगी आपके पास। अब देखो, आपके पास अगर एक ऑब्जेक्ट पर 6 न्यूटन फोर्स है, ऊपर की साइड में लग रहा है,
8 न्यूटन फोर्स है वो राइट साइड में लग रहा है, तो नेट फोर्स 8 और 6 14 नहीं होगा, नेट फोर्स वेक्टर सम करना पड़ेगा बच्चों। इसका वेक्टर सम करने का मेथड क्या है, ये मेथड रहा तुम्हारे पास। तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8 इंटू कोस 90, इसका वैल्यू 1 होता है बच्चों, है ना। कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये सब 0 हो जाएगा, ये सब तो 0 हो जाएगा बच्चों। हमारे पास बचेगा क्या, अंडर रूट 36 प्लस 64, 36 और 64 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 100 और 100 का वर्गमूल 10, 10 न्यूटन नेट फोर्स आ जाएगा। नेट फोर्स कितना आएगा, 10 न्यूटन, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, समझ गए ना बच्चों। तो इस प्रकार से जो वेक्टर सम करना पड़ता है, क्योंकि फोर्स एक कैसी क्वांटिटी है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है। और इस प्रकार से कूलॉम के नियम पर आधारित क्वेश्चंस आ सकते हैं बच्चों। इसके लिए नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। अगर क्वेश्चन बेटा इस प्रकार से आ जाए कि दो आपके पास चार्ज हैं, दोनों चार्जों को डबल कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी को हाफ कर दी जाए, ठीक है बच्चों। कल का जो एग्जाम होगा आपका, उसमें इस टाइप का ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। जैसे कैसे, अगर दो फोर्स है आपके पास, दो आपके पास चार्ज हैं Q1 Q2, इनके बीच की दूरी r है। क्वेश्चन ये कह रहा है अगर दोनों ही चार्जों को डबल कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी को हाफ कर दिया जाए, उनकी बिटवीन डिस्टेंस है ना बच्चों, उसको हाफ कर दिया जाए, तो आपका लगने वाला फोर्स है वो कितना टाइम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ठीक है बच्चों। कैसे करोगे, ये आपके पास क्वेश्चन है। पहले तो आप F निकाल लेते हो, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आ गया आपकी पहली इक्वेशन, ठीक है बच्चों। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि इसको ट्वाइस कर दिया जाए, ऐसा सवाल कह रहा है, जो Q1 है उसको 2 गुना कर दिया जाए, ट्वाइस, Q2 को भी 2 गुना कर दिया जाए बच्चों, तो इनके बीच की दूरी को हाफ कर दिया जाए, ऐसा बोल रहा है बच्चों ये सवाल, ऐसा बोल रहा है। उनके बिटवीन डिस्टेंस r थी ना, उसको r/2 कर दिया जाए, तो लगने वाला फोर्स है कितना बढ़ जाएगा, कितना इंक्रीमेंट उसको होगा फोर्स में। निकालते हैं बच्चों। F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो F डैश लिख देता हूं मैं, बराबर K Q1 की जगह बच्चों क्या लिख सकते हैं अपन, 2Q1, Q2 की जगह बच्चों 2Q2 बटे में R की जगह बच्चों R/2 का स्क्वायर, समझ गए बच्चों। तो F डैश कितना आ जाएगा आपका, K 2 दूनी 4 के हो जाएगा Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर बाई 4, ये 4 इससे कटेगा नहीं, बल्कि ये 4 उससे ऊपर गुणा होगा, तो हमारे पास F डैश कितना आएगा बच्चों, 4 4 जा 16 K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमारे पास कितना है, इसकी वैल्यू F है, तो F डैश इक्वल टू 16F, यानी कि जो पहले वाला फोर्स था उससे 16 टाइम बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा जो लगने वाला अप्लाई फोर्स है वो, समझ गए बच्चों। इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसको चार्ज को ट्वाइस कर दे, थ्राइस कर दे, पहले वाले चार्ज को चेंज करे, दूसरे वाले चार्ज को चेंज नहीं करे, डिस्टेंस को हाफ करे या ट्वाइस भी कर दे डिस्टेंस को, समझ गए। तो इस प्रकार से हर एक सवाल इसी मेथड पर आधारित है। अगर मान लो चार्ज को, पहले वाले चार्ज को थ्राइस कर दे, दूसरे वाले चार्ज को नो चेंज रखे और जो है आपकी बिटवीन डिस्टेंस 1/3 कर दे, R/3 कर दे, तो आपका लगने वाला अप्लाई फोर्स से कितना टाइम हो जाएगा। तो इसी मेथड से, इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को हल करोगे, समझ गए बच्चों। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से और पूछा जा सकता है बच्चों, इसका और मेथड क्या है और क्वेश्चंस किस प्रकार से बनने की संभावना है बच्चों, वो देखो। क्वेश्चंस बन सकते हैं आपका, एक क्वेश्चन ये बन सकता है, सामान्य सा क्वेश्चन है। अगर मान लो हमारे पास दो जो पॉइंट है A और B, इस पर चार्ज है -3 माइक्रोकूलम, इस पर चार्ज है मान लो 4 माइक्रोकूलम, और इनके बिटवीन डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर है। देन फाइंड आउट द नेट फोर्स अप्लाई ऑफ द A एंड B, ठीक है। A और B पर लगने वाला फोर्स आपको ज्ञात करना है। तो F इक्वल टू होता है हमारा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है बच्चों। तो F इक्वल टू K की वैल्यू 9 × 10⁻9 होता है, Q1 का मान -3 माइक्रोकूलम है, तो -3 × 10⁻6 कूलम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और ये 4 माइक्रोकूलम है, तो 4 × 10⁻6 कूलम हो जाएगा। तो इसकी वैल्यूज रखिए, -3 × 10⁻6
इंटू 4 इंटू 10⁻⁻⁶ और बाय क्या है हमारे पास r स्क्वायर। r भी सेंटीमीटर में बच्चों, मीटर में कन्वर्ट करना मत भूलना और इसको कूलाम में कन्वर्ट करना मत भूलना। तो 10/100 ये कितना हो जाएगा 1/10। 1/10 का मतलब 10⁻⁻1। ठीक है बच्चों, तो स्क्वायर है तो 10⁻⁻1 गुणे 10⁻⁻1 दो बार होगा ना बच्चों, तो लगने वाला फोर्स आ जाएगा ये आपका 9 3 जा 27 27 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻, देखो 9 तो प्लस की है, 6 और 6 12 हो गया, माइनस की तो माइनस का 3 बच गया, बटे में ये कितना बच जाएगा बच्चों 10⁻⁻2 हो जाएगा। तो F इक्वल टू 7 चौके 28, 2 कैरी हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 10, माइनस का हो जाएगा इंटू 10⁻⁻3 प्लस के 2, ये ऊपर प्लस के हो जाएगा। तो F इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास माइनस का 10 8 इंटू 10⁻⁻1, -1 का मतलब F इक्वल टू माइनस का 10.8 न्यूटन, ये अप्लाई फोर्स आपका आ जाएगा। समझ गए बच्चों। इस प्रकार से एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी सामान्य क्वेश्चन अगर बनता है तो आपको दो चार्ज दे करके उनके बीच की डिस्टेंस दे करके आपसे नेट फोर्स निकलवा सकता है। दूसरा बच्चों किस प्रकार से क्वेश्चंस और आ सकते हैं, अगर मान लो इनके बिटवीन डिस्टेंस आपको दे दे, डिस्टेंस पूछ ले बच्चों, कैसा क्वेश्चन बन सकता है, देखो इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे कैसे, उल्टा अगर इस सवाल को पूछता है बच्चों, आपके पास चार्ज देता है, कहता है कि -3 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम पर जो है -10⁸ न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, या वैल्यू ऑफ आर कह दो चाहे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर या डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। समझ गए बच्चों। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, आपको दो चार्ज दे सकता है और आपको उसके बीच अप्लाई होने वाला फोर्स दे सकता है, और पूछ कह सकता है बच्चों कि इसके बीच लगने वाला, इनकी बिटवीन डिस्टेंस आपको ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या करोगे बच्चों, इनके बीच की डिस्टेंस को माना कि कितना है बच्चों r है। ठीक है, इसको माइनस कूलम माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करोगे, -6, ये 4 गुणे 10⁻⁻6 हो जाएगा। अब हम जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता है बच्चों, है ना। तो F की वैल्यू बताओ कितना है, अपने को दे रखा है 10.8 न्यूटन, और इक्वल टू K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁻, प्लस के 9 होता है, इंटू Q1 का मान माइनस का 3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Q2 का बच्चों 4 इंटू 10⁻⁻6 बटे में R स्क्वायर अपने को पता नहीं है। ठीक है, ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 10.8 इक्वल टू 9 3 जा 27 इंटू ये 4 इंटू 10⁻, ये माइनस का 3 बाय R स्क्वायर का R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 10.8 इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, इक्वल टू 7 चौके 28, ये 108 हो जाएगा, इंटू 10⁻³ बाय R स्क्वायर। इससे ये कटेगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो R स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 10⁻³ इंटू 10⁻1 कर सकते हो आप। तो R स्क्वायर बराबर क्या आ गया बच्चों 10⁻²। ठीक है बच्चों, तो R क्या आ जाएगा आपका 10⁻1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 10⁻1 का मतलब R बराबर 1/10 मीटर। ठीक है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1/10 इंटू 100, 0 0 कट गया, 10 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए बच्चों। तो इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, देखो आपका जो गुलाम जिला है बच्चों, या तो गुलाम जिला पर डायरेक्ट क्वेश्चन सूत्र पर ही अप्लाई कर सकता है। तो आपको तीन चीजें हैं आपके पास, क्या है, एक चार्ज, दूसरा चार्ज, इनके बीच की दूरी और फोर्स, चार चीजें आपके पास। चारों कांस्टेंट चीजों में से, चारों वेरिएबल चीजों में से, ये तो कांस्टेंट है, चारों वेरिएबल चीजों में से आपको कोई भी तीन चीज मिलेगी उपलब्ध, चौथी आपको ज्ञात करना है। या तो फिर इनमें रिलेशन मिलेगा, ट्वाइस कर दिया जाए, थ्राइस कर दिया जाए, 1/3 कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, है ना, तो क्या इफेक्ट होगा लगने वाले फोर्स पर, इफेक्ट पूछ सकता है। दूसरा, आपको अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना है तो K की वैल्यू पूछ सकता है, ε0 की वैल्यू पूछ सकता है बच्चों। और अगर वैसे क्वेश्चन पूछ सकता है तो कैसे पूछ सकता है बच्चों, आपको चार्ज देगा, जैसे 4 स्क्वायर है, इसके कॉर्नर पर चार्ज है 4 कूलम, 3 कूलम, -3 कूलम और 2 कूलम। ठीक है, तो इस पॉइंट पर A B C D, जो इस पॉइंट पर आपसे नेट फोर्स पूछ सकता है।
फाइंड द नेट फोर्स बिटवीन नेट फोर्स ऑन पॉइंट डी। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। क्या करो बच्चों, इनकी डिस्टेंस आपको देगा या तो, या ए मान लोगे आप, स्क्वायर है तो ए मान लो, एक्स मान लो, जो तुम चाहो। क्या करो बच्चों, इसके कारण इस बिंदु सी यानी कि 2 कूलम्ब के कारण इस पर कितना फोर्स अप्लाई होगा, इस पॉइंट के कारण इस पर कितना फोर्स अप्लाई होगा, और इस पॉइंट के कारण इस पर कितना फोर्स अप्लाई होगा। तीनों निकाल लो, तीनों का वेक्टर सम कर दो, आपके पास जो है नेट फोर्स निकल कर आ जाएगा। यहां से यहां तक का निकालोगे डिस्टेंस ए है, यहां से यहां तक का निकालोगे तो भी है, यहां से यहां तक की नहीं है तो हाइपोटेनियस से निकाल सकते हो। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रूट 2a आ जाएगा, इसके बीच की डिस्टेंस कितना आ जाएगा, रूट 2a। समझ गए? तो आप इस प्रकार से इस बिंदु पर लगने वाला नेट फोर्स निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो कूलम्ब के नियम से संबंधित यही क्वेश्चन सफिशिएंट है तुम्हारे लिए। वैसे अगर और करना चाहते हो तो आप एनसीईआरटी की बुक में से क्वेश्चंस देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास ये एबीसीडी स्क्वायर देता है, सारे जो है क्यू चार्जेस इक्वल देता है, और पूछता है कि मिड पॉइंट पर अंदर जो है लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पर ये वाला जितना फोर्स लगाएगा वही इतना फोर्स ये लगाएगा, ए जितना फोर्स लगाएगा उतना सी लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन है, ये फोर्स जितना लगाएगा उतना ये लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन, तो इसका कितना हो जाएगा आंसर, 0 आंसर आ जाएगा। समझ गए बच्चों? तो इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को बना सकते हो। समझ में आ रहा है? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले पेज की ओर बढ़ते हैं, तब तक के लिए उसके बाद बच्चों आता है गाउस लॉ, गाउस थ्योरम या गाउस लॉ इंपॉर्टेंट है बच्चों। सबसे पहला तो ये है कि गाउस का नियम है वो क्लोज सर्किट के लिए ही लागू होता है, क्लोज सर्किट होना अनिवार्य होता है। तो गाउस का नियम क्या कहता है बच्चों, जो फ्लक्स है वो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कोस थीटा, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू समीशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये बेटा आपका गाउस थ्योरम है। समझ गए बच्चों? फाई क्या है, फ्लक्स है, ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, डीएस एरिया है, समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद में क्लोज इंटीग्रेशन फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कोस थीटा इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्वेश्चन है। आपके पास जो फाई है किस किस पर डिपेंड करती है, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है बच्चों, किस किस पर डिपेंड करती है फ्लक्स, ई वेक्टर पर डिपेंड करती है बच्चों, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करती है, कितना एरिया से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पास थ्रो कर रही है वही तो फ्लक्स कहलाती है। नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइन पास थ्रू द यूनिट एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स। ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है। मैग्नेटिक फ्लक्स की नंबर ऑफ द मैग्नेटिक लाइन पास थ्रू द यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा, जैसे ये आपके पास एरिया है डीएस एरिया, इसके अंदर से कितनी मैग्नेटिक लाइन पास कर रही है, ये यूनिट एरिया है मान लो, ठीक है। तो इसके अंदर से जो भी जो है इलेक्ट्रिक लाइन पास कर रही है ना, उन्हीं की नंबर है, वो क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। इसका वेबर मात्रक होता है, यूनिट क्या होता है, वेबर। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए क्या करोगे, ds cos थीटा, थीटा पर भी डिपेंड करती है बच्चों। मान लो ये आपकी प्लेट है और इसमें पास थ्रो किस एंगल पर हो रही है, एंगल कौन सा है, थीटा का मान अगर 90 डिग्री है तो फ्लक्स 0 होता है। इंपॉर्टेंट बात है, थीटा का मान अगर 90 डिग्री होता है तो पास थ्रू द मैग्नेटिक नंबर लाइन आर बी 0, यानी कि फ्लक्स नेट फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। इसके अगर 90 डिग्री पर थीटा की वैल्यू है। ठीक है बच्चों, अगर मान लो 0 डिग्री पर है तो फाई का मान मैक्सिमम होगा, ऐसे पूछ सकता है। 0 डिग्री है तो फ्लक्स क्या होता है, मैक्सिमम होता है। 90 डिग्री है तो फ्लक्स क्या होता है, मिनिमम होता है, और फ्लक्स 0 होता है। ठीक है बच्चों, और थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे फ्लक्स का मान भी घटता है। समझ गए?
जैसे जैसे आप थीटा के मान इंक्रीज करते हो तो फ्लक्स का मान डिक्रीज होता है, वैल्यू ऑफ फ्लक्स का डिक्रीज होगी। ठीक है बच्चों, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब इस प्रकार से ये तो आपकी गाउस थ्योरम है, इससे आपको ईडीएस समेशन क्यू वगैरह दे करके आपसे कुछ भी पूछ सकता है। इसके अलावा क्या और आपको दिया जा सकता है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखना, जो गाउस का नियम है, गाउस थ्योरम है बच्चों, वो क्लोज इंटीग्रेशन पर ही, क्लोज सर्किट में ही लागू होती है। अगर आपका ओपन है तो इसमें लागू नहीं कर सकते हो आप, ये इसकी लिमिटेशन मान लो चाहे तो। ठीक है, आपके पास मान लो इस प्रकार से एक ये सर्किट है, ये क्लोज लूप है, ये समझ लो। ठीक है बच्चों, इसमें -3 माइक्रोकूलम चार्ज है, यहाँ पर -7 माइक्रोकूलम चार्ज है, यहाँ पर 10 माइक्रोकूलम चार्ज है, और यहाँ पर प्लस का 7 माइक्रोकूलम चार्ज आपके पास है। देन फाइंड द टोटल फ्लक्स, फाइंड द टोटल फ्लक्स ऑफ दिस फिगर। कैसे करोगे बच्चों इस सवाल को, कैसे हल करोगे आप सोचो। सबसे पहले मैंने क्या बताया, क्लोज के लिए लागू होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो दोनों में आ रहा है, इस फिगर में भी आ रहा है, इस फिगर में भी आ रहा है, दोनों फिगर में जो चार्ज आ रहे हैं उन्हीं को काम में लेते हैं बच्चों। जो चार्ज दोनों फिगर में आ रहे हैं उन्हीं को काम में लेते हैं। एक बात तो अपना फॉर्मूला क्या है, फाई इक्वल टू ईडीएस कोस थीटा इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये है ना बच्चों। तो फाई हमें ज्ञात करनी है, प्लस हमें ज्ञात करना है, समीशन क्यू -7 इंटू 10⁻⁻6 कूलम बच्चों, कूलम में चेंज करोगे तो, और बच्चों प्लस क्या है 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम बटे में एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बताओ, 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है बच्चों, तो देखो ये -12 ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो ये पावर्स तो सारी कट गई आपकी। एक मिनट रुको जरा थोड़ा सा, इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा आपको। फाई इक्वल टू, ये कटेगी नहीं, 10⁻6 कूलम है, और ये प्लस का निशान है ना, या मल्टीप्लाई होता तो कट जाता, अभी नहीं कटेगा, 10⁻12 है। इसमें से देखो 10 में से 7 गया तो 3 गुणे 10⁻⁻6, और ये प्लस 12 हो जाएगा बटे में 8.85। इस डेसिमल को हटाएंगे 300 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया, फाई इक्वल टू 300 इंटू 10⁻6 बटे में 885। ठीक है बच्चों, ये बच गया आपके पास। तो लगभग पर काम करते हो तो लगभग पर कर लो, अप्रोक्सीमेट पर देख लो। ऑप्शन अगर दूर हो तो उसको थोड़ी देर के लिए 0 मान के हल कर सकते हो। 0 कट गया, और भाई साहब ये आपके पास एक 0 और ले आओ ऊपर, तो इसकी एक 0 कम हो जाएगी, ये 300 बटे 88 तो इसमें लगभग डिवाइड दोगे तो कितनी बार जाएगा, 8 3 24 है ना, 8 3 24, 2 कैरी, 8 3 24 और 2 26, कितना बच जाएगा बच्चों, ये 6, एंड ये कितना बच जाएगा 3। यहाँ 0 उतारोगे तो लगभग 8 5 40 ज्यादा गया, 8 चौक 32 अप्रोक्सीमेट। तो फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3.4 इंटू 10⁵ वेबर। ठीक है बच्चों, वेबर। ये आपका नेट फ्लक्स आ चुका है। इस प्रकार से आपको गाउस के नियम से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। डायरेक्ट भी गाउस के नियम से आपको फाई दे करके टोटल चार्ज का मान पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब आता है अपना किरचॉफ का नियम। इससे पहले किरचॉफ का नियम पढ़ें। किरचॉफ के चलो 2 नियम छोटे छोटे, इसको भी देख ही लो। किरचॉफ का नियम क्या कहता है, बहुत ध्यान से समझना इसको। किरचॉफ ने बच्चों 2 नियम प्रस्तुत किए। पहला नियम, किरचॉफ का पहला नियम क्या कहता है, समीशन I इक्वल टू 0, ये पहला नियम है, रट लो इसको। और सेकंड लॉ क्या है, समीशन B बराबर में 0। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ द किरचॉफ। ठीक है, ये किरचॉफ का द्वितीय नियम है, ये पहला नियम। पहला नियम क्या कहता है कि आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का सदिश योग हमेशा क्या होता है, 0 होता है। आने वाली करंट और जाने वाली करंट का जो है सम क्या होता है, ऑलवेज 0 होता है। जैसे इससे संबंधित क्वेश्चन से लेते हैं, इससे संबंधित इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन आए, यानी कि इधर 2 एम्पियर धारा फ्लो हो रही है। ठीक है बच्चों, 2 एम्पियर
इधर माइनस, इधर आपका 3 एम्पियर है, इधर आपको पता नहीं आई है, ठीक है बच्चों, और इधर आपकी 3 एम्पियर है और ये है 4 एम्पियर, इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। ये लो, अब देखो इन सिंबल्स का बड़ा महत्व है बच्चों। इन सिंबल से आपकी आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का सदिश योगी तो 0 होगा, तो कितनी करंट तो अंदर आ रही है और कितनी बाहर निकल कर जा रही है उनका वेक्टर सम करेंगे बच्चों। तो 2 एम्पियर ये था हमारे पास, ये अंदर आ रही है, ये 3 एम्पियर ये भी अंदर आ रही है, और ये 3 एम्पियर ये बाहर जा रही है, और ये अंदर आ रही है आई एम्पियर, ठीक है बच्चों, और ये बाहर जा रही है, तो ये माइनस का 4 एम्पियर हो जाएगा, इक्वल टू कितना कर देंगे, 0 कर देंगे बच्चों। तो हमारे पास ये 3 से 3 कट जाएगा, ये कितना बच जाएगा आई, और 2 में से 4 घटाओगे तो -2 बराबर 0, तो आई की वैल्यू कितना आ जाएगी, 0 + 2, आई इक्वल टू 2 एम्पियर। ये जो आई की वैल्यू है 2 एम्पियर प्राप्त हो जाएगी, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आप एम्पियर की पहले नियम को समझ सकते हो, ये सॉरी किरचॉफ के पहले नियम को समझ सकते हो। ये किसके नियम है, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ लॉ। पहला नियम क्या है बच्चों, आने वाली करंट और जाने वाली करंट का जो है वेक्टर सम क्या होता है, ऑलवेज 0 होता है। इस प्रकार से आपको कोई और भी क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है बच्चों। अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भेजते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सेकंड लॉ क्या कहता है, समीशन v = 0। इसी प्रकार से ये नियम आपका है। अब चलते हैं आगे और आपको सिखाते हैं ओम का नियम, ओम्स लॉ सिखाते हैं बच्चों। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, ओम्स लॉ पर आते हैं। ओम्स लॉ, ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है कि आपका, अच्छा एक बात, किरचॉफ का जो फर्स्ट नियम और सेकंड नियम अभी आपको पढ़ाया, तो उसके लिए क्या वैलिडिटी है। किरचॉफ का पहला नियम है वो ओपन पथ के लिए लागू होता है, ओपन सर्किट के लिए लागू होता है, ओपन हो चाहे क्लोज हो दोनों के लिए लागू होता है। लेकिन किरचॉफ का जो सेकंड नियम है, किरचॉफ का सेकंड लॉ है, वो केवल क्लोज सर्किट के लिए लागू होता है बच्चों। किसके लिए लागू होता है, क्लोज। और किरचॉफ का जो फर्स्ट नियम है वो क्लोज के लिए लागू होता है और ओपन के लिए भी लागू होता है। अभी सर्किट जो दिखा है वो ओपन ही था हमारा, ये सर्किट ओपन सर्किट है और ये सर्किट क्लोज सर्किट है। ऐसे देखो ये सर्किट है, ये आपका क्लोज सर्किट है ना, तो ये बैटरी है। अच्छा इस प्रकार से ये जो किरचॉफ का फर्स्ट नियम है वो ओपन हो चाहे तो क्लोज हो, दोनों सर्किट के लिए लागू होता है। और जो किरचॉफ का सेकंड नियम है वो केवल क्लोज सर्किट के लिए लागू होता है। ऐसे ही गाउस का नियम है वो भी क्लोज सर्किट के लिए लागू होता है बच्चों। ओम्स लॉ क्या है, V = I, V = RI। R क्या है, कांस्टेंट है जिसे जो है रेजिस्टेंस कहते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है बच्चों। तो R = V/I हो जाएगा, और इसका जो यूनिट है निकालोगे तो क्या आएगा बच्चों, ओम इंटू ओम आएगा, और ये वोल्ट है बेटा, ये एम्पियर है, ठीक है। 1 एम्पियर 1 वोल्ट 1 ओम की इक्वल हो जाएगा, समझ गए बच्चों। तो ओम्स लॉ है, वैसे हट गया पर इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो मीटर ब्रिज है इसी प्रकार ये करेंगे, वो क्वेश्चंस इसी पर आधारित, थोड़ा इनका प्रयोग तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इसके बाद अपना आता है रेजिस्टेंस, वो किस इफेक्ट करता है, रोह के बारे में थोड़ा जान लो। तो R = L, R = 1/A, R = L/A, R इक्वल टू का निशान लगाओगे तो रो इंटू L/A आएगा। रो क्या है आपका, रेजिस्टिविटी है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी है। रो इक्वल टू R × E/L हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है, इसका मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, एक से कट गया, ओम इंटू मीटर। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आ जाएगी बच्चों, ओम इंटू मीटर आ जाएगी, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आपका ये आता है। अच्छा बच्चों इसके बाद में व्हीटस्टोन ब्रिज है, मीटर ब्रिज है, इसको भी थोड़ा समझ लो आप। व्हीटस्टोन ब्रिज है और मीटर ब्रिज है, किस प्रकार से काम करते हैं बच्चों। अच्छा मीटर ब्रिज है वो किसके नियम पर आधारित है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस थ्योरी पर कार्य करता है। तो मीटर ब्रिज है वो व्हीटस्टोन ब्रिज पर काम करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज पर किस सिद्धांत पर काम करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है बेटा, ये एक प्रकार से ऐसी युक्ति है, इसमें 4 रेजिस्टेंसों को इस क्रम में जाते हैं। ये रेजिस्टेंस है आपकी R1 P, चलो ऐसे ले लेते हैं, ये P रेजिस्टेंस है, P Q R और S, ठीक है बच्चों। और ये आपका गैलन मीटर है, ठीक है, ये कुंजी लगा देते हैं यहाँ पर। तो P Q R S, तो P/Q = R/S, ये आपका
सिद्धांत है, सूत्र है, समझ लो। आपको 4 रेजिस्टेंस है, वो में से 3 रेजिस्टेंस दिए जा सकते हैं, चौथा रेजिस्टेंस आपसे पूछा जा सकता है। बल्कि रेजिस्टेंस और सीरीज पैरेलल भी है। सीरीज के लिए तो क्या आता है बच्चों, R1 प्लस R2 प्लस R3 आता है, और पैरेलल के लिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये आपका पैरेलल के लिए है, रेजिस्टेंस के लिए। जबकि कैपेसिटर के लिए क्या होता है, कैपेसिटर अभी पढ़ाएंगे तो उसके लिए जो सीरीज है वो तो चेंज हो जाता है, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और जो पैरेलल है उसके लिए C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाता है। ये रेजिस्टेंस के लिए है बच्चों, और ये कैपेसिटर के लिए है। कैपेसिटर में जो सीरीज होता है वो रेजिस्टेंस में कैसा होता है, पैरेलल होता है वैसा। ठीक है बच्चों, इसमें क्वेश्चंस किस प्रकार से बन सकते हैं, जैसे मान लो 4 ये ओम है, ठीक है, ये 10 ओम है आपका, ये मान लो x, ये आपको x ओम पता करना है आपको, ठीक है बच्चों, और ये आपको 20 ओम दे देता है, तो x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्या करोगे बच्चों, इस ये बटे ये इक्वल टू ये बटे ये करोगे, यानी कि 4/x इक्वल टू 10/20, इसको काटोगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 ओम आपका, सॉरी 2 नहीं 8 ओम, 4 टू 8 ओम आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि आप इस सूत्र को याद रखो, ये फॉर्मूला है, P/Q इक्वल टू R/S, ठीक है। इसकी हेल्प से आप जो अज्ञात रेजिस्टेंस को ज्ञात कर सकते हो। और इस प्रकार से अगर सीरीज में है कोई रेजिस्टेंस, 4 ओम रेजिस्टेंस है, 5 ओम है, 6 ओम है, ठीक है, तो इसका जो नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा, ये आपका नेट आ जाएगा। अगर सीरीज में है तो ये 10 और 5 15 ओम नेट जो आ गया, और पैरेलल में है तो इस प्रकार से इसमें फॉर्मूले में रख सकते हो। इसके बाद में अपना आता है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही आधारित है बच्चों। इसमें से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो कैसे बनेंगे, एक बार इसको देख लो बच्चों। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपका ABC है ना, ये आपका रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ठीक है, ये मान लो 10 ओम का है, ये 5 ओम का है मान लेते हैं, और ये 15 ओम का है, ठीक है। फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड C। A और C के बीच टोटल रेजिस्टेंस आपसे पूछा जा सकता है। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके देखो, एक बार करके देखा होगा मुझे उम्मीद है। तो ये देखो आप A और B, तो यहाँ से A और C के बीच पूछा, यहाँ से बट रही है बेटा करंट डिवाइड हो रही, तो ये और ये पैरेलल हो गया, यहाँ कोई करंट डिवाइड नहीं हो रही, तो ये दोनों क्या हो गए सीरीज में, 15 और 5 20 ओम का एक हो गया, ये आपके पास 10 ओम का था, और ये दोनों जुड़ करके 20 ओम का हो गया बच्चों, ये दोनों पैरेलल में हैं, तो 1/R इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20, 1/R इक्वल टू 20 एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा, 2 + 1 3/20, तो R इक्वल टू 20/3 ओम, ये आपका आंसर हो जाएगा। 6.66 आपका आंसर आप कर सकते हो, या आंसर में आपको 20/3 ओम भी मिल सकता है, ठीक है बच्चों। अब व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद अपना मीटर ब्रिज आता है बच्चों। मीटर ब्रिज में क्या क्या है, किस प्रकार से है, इसका जो है कैसे आप करोगे। मीटर ब्रिज में क्या होता है बच्चों, देखो ये आपकी मीटर ब्रिज की स्ट्रक्चर है, हल्का हल्का बना देता हूं मैं। यहाँ पर एक जो है पॉइंट है, टर्मिनल है, जिसको अपन B दे देते हैं। यहाँ पर वायर है, ये काठ की लकड़ी है, उसमें से वायर निकलता है, ये नॉर्मल सा है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आपका टर्मिनल होता है, और यहाँ पर एक मीटर का वायर होता है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर, इसलिए इसको मीटर ब्रिज कहते हैं बच्चों, ठीक है। ये A है, ये B है, ये CD मान लेता हूँ उसको, चलो C मान लेता हूँ, ठीक है, ये C है, और यहाँ से आपका एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है, ठीक है बच्चों, और ये आपका दूसरा पॉइंट है। इस प्रकार से आपका मीटर ब्रिज होता है, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या होता है, इस मीटर ब्रिज में क्या होता है बच्चों, जो A B C D E F जो भी आप देना चाहो, G मैं वैसे ही दे रहा हूं बच्चों, ठीक है, पॉइंट्स आप देख लेना। इसमें A और C है, इसके बीच रेजिस्टेंस आपको जोड़ रखा है, माना कि R रेजिस्टेंस का रेजिस्टर जुड़ रहा है। ये आपका एक रेजिस्टर है जो आपका S ओम का है, ठीक है बच्चों। इससे इस पॉइंट G से एक वायर जोड़ रखा है, और ये वायर है, इसमें गैलोन मीटर लगा रखा है। क्या लगा रखा है बच्चों, गैलोन मीटर। और इस पर एक
आपकी जो है ये होता है पॉइंट होता है, पेन के आकार का कुंजी होती है, इसको जो है इस पर लगाने पर बैलेंस अवस्था में गैल्वेनोमीटर आ जाता है। ये वायर है, जैसे मान लो इस वायर को आपने यहाँ रखा तो इसमें बैलेंस की सिचुएशन नहीं आई, इस वायर को फिर इधर रखा, मान लो इस लंबाई पर रखने पर, ये लंबाई पर रखने पर आपकी बैलेंस अवस्था आ गई, और ये पूरा 100 है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L है, तो ये कितना बचेगा बच्चों, 100 माइनस L बचेगा आपका। ठीक है बच्चों, ये बैलेंसिंग पॉइंट है आपका। ठीक है, अब क्या करोगे, वही तो तुम्हारा मीटर ब्रिज की तरह ही, व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह, ये बटे ये इक्वल टू ये बटे ये करोगे। अब R बटे में L इक्वल टू S अपॉन में 100 माइनस L, ये आपका फॉर्मूला है, इंपोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चंस ही आएंगे। अब तो एमसीक्यू क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्शन पूछ नहीं सकता है आपसे। कंस्ट्रक्शन में कैसे पूछेगा, आपको रेजिस्टेंस देगा, आपको 3-4 रेजिस्टेंस है, इसकी लंबाई पूछ सकता है या तो, या आपको एक जो रेजिस्टेंस स्किप कर देगा, या फिर कठिन क्वेश्चन आएगा तो इसमें एक रेजिस्टेंस और जोड़ दिया जाए तो है इसकी लेंथ है वो कितनी बढ़ जाएगी, कितनी घट जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगा, उससे संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है अगर कठिन पूछता है तो। नहीं तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है तो देखो कैसे पूछा जा सकता है। मान लो आपको ये रेजिस्टेंस दे देता है आपको, ठीक है बच्चों, ये रेजिस्टेंस आपको दे दिया, ये मानकर चलो आपको 10 ओम दे दिया, ठीक है बच्चों, और ये रेजिस्टेंस आपको दे दिया 20 ओम रेजिस्टेंस दे दिया। अब ये पूछ लेगा कि बैलेंसिंग अवस्था में की लंबाई ज्ञात करो, इस पॉइंट की जो L का वैल्यू फाइंड करवा सकता है बच्चों। ठीक है, L की वैल्यू दे करके आपसे सेकंड रेजिस्टेंस फाइंड करवा सकता है, सेकंड रेजिस्टेंस दोनों रेजिस्टेंस दे करके आपको L की वैल्यू फाइंड करवा सकता है। तो आपके फॉर्मूला क्या है आपके पास, R बटे में L इक्वल टू S बटे में 100 माइनस L। ठीक है बच्चों, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस S को इधर ले आओ, इस L को उधर भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, जैसा तुम चाहो। तो 10 बटे में L इक्वल टू 20 अपॉन में 100 माइनस L। ठीक है बच्चों, 0 से 0 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2L बराबर 100 माइनस L आ जाएगा, माइनस L को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्लस का 2L प्लस L इक्वल टू 100, 3L इक्वल टू 100 और L इक्वल टू 100/3, L इक्वल टू 100/3, यानी कि L कितना आ जाएगा, 33.3 सेंटीमीटर आपकी ये लंबाई आ जाएगी। और मान लो ये पूछता है तो 100 में से 33.3 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 66.7 सेंटीमीटर ये लेंथ आपकी आ जाएगी। ये पूछ सकता है आपसे, पूछा जा सकता है बच्चों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा सा आप जरूर देखकर जाएं। ठीक है बच्चों, इसके बाद अपना आता है कैपेसिटर। कैपेसिटर के बारे में बताइए, रेजिस्टेंस है बच्चों, मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज किस सिद्धांत पर काम करता है बच्चों, ये करता है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर काम करता है बच्चों। इसके बाद अपना आता है कैपेसिटर। ये एक प्रकार का सेल जो अपना जो पंखा होता है उसमें लगा होता है, इसमें 2 प्लेट्स होती है और भाई एक पर प्लस चार्ज होता है, एक पर माइनस चार्ज होता है। इसके बीच में अगर मटेरियल भर भी सकते हैं, वैक्यूम भी भर सकते हैं, जो भी है मटेरियल भरा होता है तो मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, रिमोट होता है। तो बच्चों इसके लिए आपको क्या याद करना पड़ेगा, जैसे ओम्स लॉ याद करा है आपने, उसी सिद्धांत के हिसाब से Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये याद रखना है। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या फिर ऐसा करो, एक मिनट रुकिएगा जरा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, जितना चार्ज है उतना ही इस पर पोटेंशियल जो है डिफरेंट होगा। V इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV, Q इंटू V, C इज इक्वल टू V बाई Q। नहीं बच्चों, ये तो ठीक नहीं है, जो पहले लिखा था वही सही था। एक मिनट रुकिए, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q बराबर में CV और C बराबर में Q बाई V, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तुम्हारे लिए। इसमें आपको C V जो भी आपको देना चाहे दे सकता है। कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर की कैपेसिटी है, इसकी यूनिट अगर आप चाहो तो C की यूनिट निकाल सकते हैं, कूलाम पर वोल्ट। ठीक है, ये इस कैपेसिटर की कैपेसिटी जो यूनिट है निकालने का फॉर्मूला है। अब
अगर सीरीज में अपर कैपेसिटर को जोड़ते हो सीरीज में तो 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 आता है। ये सीरीज का है बच्चों। और अगर सीरीज के अलावा आप जोड़ते हो किसमें, पैरेलल में, तो c इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3 आता है। समझ गए बच्चों? आपसे इससे संबंधित क्वेश्चंस कैसे पूछ सकता है, इसका यूनिट है बच्चों, ये गुलाम बटे वोल्ट बताया, इसके अलावा फेरेड भी होता है। फेरेड भी इसका यूनिट होता है। समझ गए बच्चों? क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बहुत तरीकों से पूछा जा सकता है। समझो कैसे कैसे। आपके पास चार्ज दे देगा, आपको वोल्ट दे देगा, सी पूछ सकता है, सी दे देगा, चार्ज पूछ सकता है, आपको बी दे देगा। ठीक है बच्चों? तो किस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे उस क्वेश्चन पर भी चर्चा कर ही लेते हैं। तो देखो बच्चों, अपने पास अगर 10 माइक्रोकूलाम चार्ज है ना बच्चों, 10 माइक्रोकूलाम चार्ज है और कैपेसिटर की कैपेसिटी 3 × 10⁻³ माइक्रोफैरड है। Then find the voltage of capacitor store। ठीक है, कितनी स्टोर करके रखेगा वो आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके लिए क्या करोगे, ये फॉर्मूला रहा तुम्हारे पास, C इज इक्वल टू Q बाई B, और V निकालनी है आपको, तो V इज इक्वल टू Q बाई C आ जाएगा। तो V इज इक्वल टू Q कितना है बच्चों, 10 माइक्रोकूलाम 10⁻⁻6 बटे में कैपेसिटेंस कितना है, 3 × 10⁻³ माइक्रोफैरड है, फेरेड नहीं है। तो इसको इससे काट दो बच्चों, ये बचेगा आपका V इज इक्वल टू 10/3 × 10⁻³ ऊपर जाएगा, तो V इज इक्वल टू 3.33 × 10⁻³ वोल्ट। ये आपका स्टोरेज करने वाली एनर्जी आ जाएगी। क्वेश्चंस अपने मन से लिया है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये 3 डाटा है बच्चों, इन 3 डाटाओं में आपसे 2 आपसे कोई दे देगा और तीसरा आपसे पूछ लेगा, या फिर वही वाला कूलाम के नियम के आधार के हिसाब से आपको चार्ज है, चार्ज डबल कर दिया जाए तो कैपेसिटेंस क्या प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। अगर किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी हाफ हो जाए, है ना, तो चार्ज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना, अगर दुगनी हो जाएगी। ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बच्चों, पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चंस कैसे, सुनो इधर, मान लो कोई कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटी को डबल कर दिया जाए, ट्वाइस कर दिया जाए, तो है जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, चार्ज भी ट्वाइस हो जाएगा, स्टोरेज चार्ज। देखो V इज इक्वल टू Q अगर हम निकालते हैं, Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू कैपेसिटी को डबल कर दिया 2CV, है ना, तो इसके जगह आप क्या लिख सकते हो, Q डैश बराबर में, ये आपके पास समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो Q डैश इक्वल टू 2 × CV की जगह क्या लिख सकते हो बच्चों, Q, तो चार्ज भी Q डैश इक्वल टू 2Q, यानी कि चार्ज भी डबल हो जाएगा। समझ गए? चार्ज डबल करते हैं तो कैपेसिटी डबल होती है, हाँ, परंतु चार्ज को डबल करने पर उसमें जो वोल्टेज है वो उसकी जो है कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। जैसे क्योंकि देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आप देख रहे हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो इस क्वेश्चन पर आधार मानकर के क्वेश्चंस को हल कर सकते हो। तीसरा बच्चों, तीसरा अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन तो कैसे पूछ सकता है बच्चों, ध्यान दो। अगर मान लो आपके पास इस प्रकार से कुछ कैपेसिटर लगा दिया जाता है, ये कैपेसिटर ये है बच्चों, एक कैपेसिटर ये है बच्चों, और एक रेजिस्टेंस बना दिया मैंने, कैपेसिटर बनाना था, तो एक बात दोबारा से देख लो जरा। एक कैपेसिटर इधर है बच्चों, ये कैपेसिटर का सिंबल है, एक कैपेसिटर ये रहा, एक कैपेसिटर ये रहा, इन तीनों कैपेसिटर को इस प्रकार से जोड़ रखा है। तो फाइंड द नेट कैपेसिटी ऑन पॉइंट A एंड B। ठीक है, ये क्या है, कैपेसिटी इसकी कितनी है, मान लो 3 माइक्रोफैरड है, ठीक है बच्चों, इसकी 2 माइक्रोफैरड है, इसकी 4 माइक्रोफैरड है ना। नेट पूछा है, आप पहले क्रम देखो कौन सा क्रम है, पैरेलल है, पैरेलल के लिए फॉर्मूला ये होता है, सीरीज के लिए ये होता है। तो पैरेलल का फॉर्मूला है तो C इक्वल टू 3 प्लस में 2 प्लस में 4, तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा,
ये आपके पास 5 और 4 9 माइक्रोफेरेड आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए बच्चों? इस प्रकार से अगर मान लो ये सीरीज में देता है तो क्या करते हो, देखो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन अगर सीरीज में दे देते हैं इन कैपेसिटरों को, यानी कि ऐसे आपके पास ये एक कैपेसिटर है, फिर ये कैपेसिटर है और ये फिर कैपेसिटर है, ठीक है बच्चों, और ये 10 माइक्रोफेरेड है, ये 20 माइक्रोफेरेड है, ये भी 10 माइक्रोफेरेड है। इस प्रकार से एक इसमें और कैपेसिटर लगा रखा है 20 माइक्रोफेरेड का, है ना। अब आपसे नेट जो है ए और सी के बीच, ए और बी के बीच में टोटल कैपेसिटी पूछ सकता है। कैसे करोगे, ये तीनों सीरीज में है, सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है बच्चों, तो 1/c इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/10, ठीक है बच्चों। तो 1/c इक्वल टू 20 एलसीएम ले तो 10 टू जा और 10 1 जा 20 1 जा और 10 टू जा, ठीक है। 1/c इक्वल टू 5/20 आएगा, तो c इक्वल टू 20/5 आ जाएगा बच्चों। ये 4 c इक्वल टू 4 माइक्रोफेरेड, ये आपका c आ गया। अब ये और है, ये जो 4 आया है इन सब की जगह 4 माइक्रोफेरेड का लगा सकते हैं एक, ये 4 माइक्रोफेरेड और 20 माइक्रोफेरेड पैरेलल में है, पैरेलल के लिए फॉर्मूला लगता है, तो c इक्वल टू 20 प्लस 4, c इक्वल टू 24 माइक्रोफेरेड, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए बच्चों? तो इस प्रकार से भी आप हल कर सकते हो। इसके बाद बच्चों अपना आता है बायो सावर्ट लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, बायो सावर्ट लॉ, फैराडे लॉ। इसके बाद ये आएंगे मैग्नेट से संबंधित है, ये सारे मैग्नेट से संबंधित है, बायो सावर्ट है, फैराडे है, लेंज है ना, ये सब। तो बच्चों एम्पियर्स लॉ है, इसके बाद एक और है एम्पियर्स लॉ, ये भी उसी से संबंधित है। पहले बायो सावर्ट लॉ को समझिए। बायो सावर्ट लॉ ये क्या कहता है बच्चों, अगर आपके पास कोई एक वायर है उसमें करंट आई फ्लो हो रही है, मान लो इसकी लंबाई L है, पूरे की थोड़ी सी लंबाई DL है, पूरे की लंबाई L है इस वायर की, और थोड़े से वायर की लंबाई कितने लेते हैं, DL लेते हैं। तो इस पॉइंट पर इसमें करंट फ्लो करवाते हैं, जैसे ही इसमें करंट फ्लो करवाते हैं तो ओरस्टेड के नियम के हिसाब से ये क्या बन जाएगा बच्चों, मैग्नेट बन जाएगा, टेम्परेरी मैग्नेट बनेगा। तब तक ये मैग्नेट बना रहता है, तब तक इसमें करंट फ्लो होता है। जैसे ही इसमें करंट फ्लो करवाना बंद कर देते हैं तो ये मैग्नेट बंद हो जाता है। इस प्रकार से हमें इस पॉइंट पर, हमें P पॉइंट पर क्या याद करना है बच्चों, हमें पॉइंट P पर इसकी जो है B वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है, आपका फ्लक्स फाइंड करना, B वेक्टर का मान फाइंड करना है। टोटल जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड करना है। तो कैसे करोगे बच्चों, मान लो इसके बिटवीन डिस्टेंस है वो कितना मान लेता हूं मैं r है। तो बायो सावर्ट लॉ क्या कहता है बच्चों, बायो सावर्ट लॉ कहता है कि उत्पन्न जो बी वेक्टर का वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है बच्चों। जितना ज्यादा इसमें करंट फ्लो करवाया जाएगा उतना ही बी वेक्टर के वैल्यू यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी। समीकरण 1 दे देता हूं इसमें। और जितना ज्यादा लंबा वायर होगा बेटा, DL के भी समानुपाती है, जितना जब ज्यादा लंबा वायर होगा उतना ही ज्यादा बी वेक्टर का मान होगा बच्चों। और बी वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा होता है, और बी वेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 1 2 3 4 से हमारे पास जो नियम बनेगा वही बायो सावर्ट लॉ कहलाएगा। तो बी वेक्टर इज इन प्रोपोर्शनल टू आई dl sin थीटा अपॉन में r², यानी कि थीटा के मान इंक्रीमेंट होता है तो बी वेक्टर का मान बढ़ता है, dl बढ़ता है तो बी वेक्टर बढ़ता है, i बढ़ता है तो बी वेक्टर बढ़ता है। अगर r का मान बढ़ाया जाता है यानी कि इस डिस्टेंस को बढ़ाया जाता है तो बी वेक्टर का मान घटता है। तो बी वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई dl sin थीटा, दिस इज कॉल्ड द बायो सावर्ट लॉ। प्रोपोर्शनल का निशान हटाओगे बच्चों तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई dl sin थीटा अपॉन r²। रट लो इसको, क्या रट लो, चाहे तो याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित क्वेश्चन बनता ही बनता है। एक क्वेश्चन में इससे संबंधित आपको करके दिखा दे रहा हूं। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आगे बढ़ते रहिए और अगले पेज पर आते हैं बच्चों इस एक बढ़िया ही धांसू क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए इसको आप उतारिए। बच्चों ये क्वेश्चन है आपके सामने बायो सावर्ट लॉ से संबंधित, बायो सावर्ट लॉ इससे संबंधित क्वेश्चन है बच्चों। तो आपके पास क्वेश्चन कैसे है, एक वायर है जिसकी लंबाई कितना है 10 सेंटीमीटर है,
इसमें 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है बच्चों, और जो एंगल है आपको 90 डिग्री के एंगल पर 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर आपको बी वेक्टर की वैल्यू ज्ञात करनी है। मतलब इस पॉइंट पी पर आपको बी वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करोगे बच्चों? बायो सावर्ट लॉ लगाओगे। आपका बायो सावर्ट लॉ क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बी वेक्टर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू बच्चों कितना होती है? 10 की पावर माइनस 7। आई की वैल्यू 3 एम्पियर है। डीएल का 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का मतलब 10/100। और बच्चों साइन 90 डिग्री, एक हो जाएगा तो छोड़ दो चाहे तो इसको, तो 20/100 और गुणे 20/100 दो बारी में लिखना पड़ेगा ना, है ना बच्चों? तो 100 तो ये कट जाएगा 100, ये 20 ऊपर, इसको भी काट ही देता हूँ यहीं पर। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या बचता है? इसकी वैल्यू 1 होती है, तो बी वेक्टर बराबर में कितना आ जाता है हमारे पास? 3 का मतलब 30 हो गए, और बटे में 2 दूनी 4 और गुणा 10 की पावर माइनस 7, 4 7 28 बच्चों, और 2 बच गया, 4 पंजे 20। तो बी वेक्टर बराबर कितना आ गया? 7.5 × 10⁻⁷ टेस्ला। समझ गए? जो बी वेक्टर है बच्चों उसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? टेस्ला होता है। और आप ये और समझ लो, बी वेक्टर है उसकी यूनिट टेस्ला होता है। और ये क्रॉस 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 का मतलब क्या होता है बच्चों? क्रॉस 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 का मतलब होता है यहाँ पर बी वेक्टर का मान है और उसकी डायरेक्शन बॉडी के तल के अंदर की ओर है, और ये डॉट 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 अगर है तो इसका मतलब भी क्या होता है? यहाँ पर भी बी वेक्टर का मान है और उसकी डायरेक्शन बोर्ड के तल के बाहर की ओर है बच्चों। इसमें ये किसमें काम आएगा बच्चों? लेफ्ट हैंड लॉ ऑफ द फ्लेमिंग में आपका काम आने वाला है। चलो लेफ्ट हैंड लॉ ऑफ द फ्लेमिंग पढ़ाते हैं, और उसके बाद में आपको फैराडे का नियम, लेंज का नियम पढ़ाते हैं। लेंज का नियम है एनर्जी कंजर्वेशन पर कार्य करता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है बच्चों, तो लेंज का नियम है एनर्जी कंजर्वेशन पर कार्य करता है, ये दिमाग में रखना तुम। ठीक है बच्चों, इसके बाद में अपना क्वेश्चन क्या आता है बच्चों? अपना क्वेश्चन आता है ईएमएफ से संबंधित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कौन सा फोर्स बच्चों? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। ठीक है बच्चों, अच्छा तो ये फैराडे का नियम समझ लो पहले, माइकल फैराडे का लॉ, माइकल फैराडे का नियम। माइकल फैराडे क्या कहता है बच्चों? माइकल फैराडे के अनुसार, अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडे, भैया जितना आप फ्लक्स चेंज करते हो, अगर पहला नियम तो ये कहता है कि आप अगर फ्लक्स चेंज करते हो, फाई चेंज करते हो, तो ईएफएम प्रोड्यूस होता है। पहला नियम क्या कहता है बच्चों? आप फ्लक्स चेंज करते हो तो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। मान लो मेरे पास ये पेपर है, इस पेपर में पहले मैग्नेटिक लाइन जा रही थी 20, अब मैं इसको इस प्रकार से कुछ एंगल पर पकड़ लेता हूं, तो इसमें मैग्नेटिक लाइन जा रही है 15, चेंज हो गया फ्लक्स। नंबर ऑफ द मैग्नेटिक लाइन इज पास थ्रू ऑफ यूनिट एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। यही तो डेफिनेशन है मैग्नेटिक फ्लक्स की। फाई इसका यूनिट, फाई इसका सिंबल होता है, वेबर इसका यूनिट होता है। तो बच्चों इसमें अगर मैग्नेटिक लाइन की नंबर में आप चेंज करते हो, फ्लक्स में चेंज करते हो, तो आपका ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। क्या बताया मैंने? अगर फ्लक्स में चेंज करते हो बच्चों तो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ये फैराडे बताता है, पहला नियम बताता है। लेकिन बच्चों दूसरा नियम क्या है? तो दूसरा नियम ये है कि ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। फैराडे कहता है कि जितना आप ज्यादा फ्लक्स चेंज करोगे, उसकी रेट है उसके इक्वल ही ईएमएफ उत्पन्न होगा। यानी कि आप ज्यादा फ्लक्स चेंज करोगे, जितनी जल्दी करोगे बेटा, टाइम के अकॉर्डिंग जितनी जल्दी फ्लक्स चेंज करोगे। इसलिए तो आप देखते हो कि जनरेटर में जो कोयल्स घूमती है बहुत स्पीड से घूमती है, स्पीड से घूमती है तो फ्लक्स जल्दी चेंज होता है, फ्लक्स जल्दी चेंज होता है तो ज्यादा ईएमएफ उत्पन्न होता है। समझ गए? तो आप फ्लक्स चेंज जितनी जल्दी करोगे उतना ही ज्यादा फ्लक्स ईएमएफ प्रोड्यूस होने वाला है। तो ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, और माइनस लगाया किसने? ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस डी फाई बाई डी टी। दिस इज द लेंज लॉ। ये किसका नियम है बच्चों? लेंज का नियम है। लेंज का नियम क्या कहता है कि जो उत्पन्न फ्लक्स है, फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है, उसकी डायरेक्शन इस प्रकार से होती है कि वो उस कारण का ही विरोध करे जिस कारण से उसकी उत्पत्ति हुई है। इस कारण से इसकी उत्पत्ति हुई है ना, इसी का विरोध कर रहा है बच्चों।
तो EFM की डायरेक्शन माइनस में होगी। समझ गए बच्चों। इसके बाद अपना बचता है एक तो लेफ्ट हैंड लॉ ऑफ द फ्लेमिंग, राइट हैंड लॉ ऑफ द फ्लेमिंग। लेफ्ट हैंड लॉ ऑफ द फ्लेमिंग को और समझ लीजिएगा जरा। अगर मान लो बच्चों पाम नियम को समझो पहले तो। दक्षिणावर्त नियम क्या है बच्चों? अगर अंगूठे को दक्षिण राइट हैंड पाम रूल। तो राइट हैंड रूल क्या है? अगर हम इस राइट हैंड के अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में करते हैं तो अंगुलियों का जो घुमाव है वो किसको इंडिकेट करता है? वो आपका बी वेक्टर की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। जो बी वेक्टर है ना उसकी डायरेक्शन बताता है बच्चों। बी वेक्टर क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट बताता है बच्चों, इंडिकेट करता है। देखो जैसे ये पेन है, इसमें करंट यहां से यहां बह रही है, इधर से इधर जा रही है बच्चों करंट। तो इस अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में करेंगे, अंगुलियों को घुमाएंगे, उंगलियां इस प्रकार घूम रही है। देखो क्लॉकवाइज होगी ना किसकी डायरेक्शन? अंदर की तरफ, इनसाइड। क्लॉकवाइज है इनसाइड, एंटी क्लॉकवाइज है आउटसाइड। समझ गए बच्चों? किसकी? मैग्नेटिक फ्लक्स की। अब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फ्लक्स तो फाई होता है। अब सुनो, अगर मान लो करंट है इधर से इधर नहीं जा करके इधर से इधर आ रहा है, तो इसमें इस डायरेक्शन में करेंगे और ये अंगुलियां इधर आ रही है। देखो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज बाहर की तरफ। स्क्रू नियम से भी आप इसको समझ सकते हो, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। स्क्रू नियम क्या कहता है? अगर करंट स्क्रू को इस प्रकार घुमाए कि वह करंट की डायरेक्शन में चले, तो स्क्रू का घुमाव है वो किसके डायरेक्शन को प्रोड्यूस करता है, डिनोट करता है बी वेक्टर की को। तो देखो अगर करंट इधर है बच्चों, स्क्रू को कसोगे, स्क्रू अंदर जाएगा, डायरेक्शन आ जाएगी। समझ गए? क्लॉकवाइज। मान लो इधर करंट आ रही, स्क्रू को ओपन करोगे, बाहर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। समझ गए बच्चों? इस प्रकार से आपका ये तो था जो है दक्षिणावर्ती पेच नियम वगैरह ये था। और अब आपका आता है फिर माइकल फैराडे का हो गया, और इसके बाद आपका एक नियम और बच जाता है बच्चों, ये लेफ्ट हैंड लॉ और राइट हैंड लॉ ऑफ द फ्लेमिंग के नियम। लेफ्ट हैंड लॉ ऑफ द फ्लेमिंग, इसको समझिए पहले। लेफ्ट हैंड लॉ ऑफ द फ्लेमिंग क्या कहता है बच्चों? इस नियम के अनुसार अपने लेफ्ट हैंड को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो। अगर हम, बहुत ध्यान से देना, अगर हम इसको फादर मदर चाइल्ड से क्या करोगे? इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करोगे। समझ गए? इसको फोर्स की डायरेक्शन में हो जाएगा, इसको मैग्नेटिक डायरेक्शन, सुनो दो बात से सुनो, इसको अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करें, इसको अगर करंट की डायरेक्शन में करें, तो अंगूठा किसको डायरेक्शन में करेगा? फोर्स को डायरेक्शन में व्यक्त करेगा। जैसे ये आपके पास फील्ड है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ है। क्या है? अंदर की तरफ। ठीक है बच्चों? तो अगर अंदर की तरफ डायरेक्शन है तो यहाँ पर एक रोड रखी है AB, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इस पर लगने वाला फोर्स अप्लाई किधर होगा बच्चों? तो ये नियम लगाएंगे, इसको अंदर की तरफ करेंगे, इसको करंट की तरफ करेंगे, इधर आपका जो है फोर्स आ जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? इस प्रकार से आपका मोटा मोटा मैंने ये रिवीजन करवा दिया है बच्चों। बाकी आप देख कर जाएं, अच्छे से पढ़ के जाएं बच्चों, है ना। और बेस्ट ऑफ लक आपको सभी को। वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब चैनल को करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बच्चों।